नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। दो खबरें हैं उत्तर प्रदेश से और एक बिहार की भी। आपको एक बहुत ही रोचक खबर दिखाऊंगा कि सामाजिक न्याय की जो पार्टियां बात करती हैं वो बसपा के साथ नहीं खड़ी हो पा रही हैं। 1 तारीख को बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में फिर से बैठक बुलाई है उत्तर प्रदेश की। लेकिन इस बार जो खास बात है वो ये कि ये जो बैठक है ये भाईचारा मंडल की है, भाईचारा कमेटियों की है। और जो भाईचारा के पदाधिकारी होंगे वो इस बार उत्तर प्रदेश में शिरकत करेंगे। तो बहन जी ने असल में अब ये जो कहा था कि मैं 5वीं बार बसपा सरकार बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगी, ये मेरा आपसे वायदा है, ये बहन जी ने कहा था। और 9 अक्टूबर के भाषण में भी बहन जी ने कम से कम 4-5 बार पूर्ण बहुमत की हमको 5वीं बार सरकार बनानी है, ये बात कही थी। और जो नेता, जो लोग बसपा के विपक्ष में खड़े हुए थे, उनकी सच्चाई धीरे धीरे आपको पता चल रही है। वैसे तो लोग धीरे धीरे क्या, उससे पहले ही लोगों को समझ आ गया था कि किस तरह से बसपा के विरोध में नेताओं को पैदा किया जा रहा है। वो अलग विषय, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भाईचारा कमेटियों की जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहन जी समझ चुकी हैं कि इस बार वो पुराना वाला जो फॉर्मूला है, दलित, पिछड़ा और मुसलमान, और साथ में जो अन्य समुदाय के जो मानवतावादी लोग हैं वो भी साथ आएंगे। और इसमें सभी जाति धर्मों के लोग बसपा का साथ पहले भी देते आए हैं। और बसपा की छवि ऐसी है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ईमानदारी से, उसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं, राजपूत भी शामिल हैं, यादव भी शामिल हैं, ऐसी सारी जातियां जो अमूमन दूसरी पार्टियां मान के चलती हैं कि वो वोट जो है बसपा का नहीं होगा बल्कि वो सपा या भाजपा का वोट होगा, वो सब लौट के आएंगे। और इसीलिए अब भाईचारा कमेटियों की जो एक बैठक है, इसमें बहन जी बड़ी जिम्मेदारी देंगी। वैसे तो बहन जी ने, अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे, लोगों की जो पोस्ट निकल के आ रही है, क्योंकि जो अपने अपने इलाकों के लोग हैं वो अपने अपने मंडलों के नए लगे हुए जो भाईचारा कमेटियों के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सूचना दे रहे हैं। तो बहन जी ने पहले से ही मुस्लिम समाज को अहम पद देने शुरू कर दिए हैं। हालांकि कमाल की बात रही कि शमसुद्दीन राइन के निष्कासन पर कोई भी आदमी अफसोस जताता हुआ नहीं मिला। तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा गड़बड़ ऐसा हुआ था जिसके लेके लोग जो है अब राहत की सांस ले रहे हैं। बहरहाल खबर जो है बिहार से भी निकल के आई है। मोहनिया विधानसभा में हुआ ये कि राजद की जो प्रत्याशी थी उनका पर्चा खारिज हो गया। अब उनका पर्चा खारिज होने से लड़ाई वहां सीधे तौर पर बसपा बनाम भाजपा हो गई। बहुजन समाज पार्टी ने वहां से जो लोक गायक हैं, बिरहा गायक हैं, आप उनको जानते होंगे, ओम प्रकाश दीवाना को टिकट दिया है। ओम प्रकाश दीवाना को जब टिकट दिया था तब भी थोड़ी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी, और वो इसलिए क्योंकि वहां से कामना जगन्नाथ टिकट मांग रही थी, जो कि बाद में बसपा के ऊपर आरोप लगाते हुए आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बनाती हैं, पर्चा दाखिल करती हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी कामना जगन्नाथ का भी पर्चा खारिज हो गया। और उसमें वही समस्या निकल के आई, जाति प्रमाण पत्र की शायद, जिसकी वजह से बसपा उनको टिकट नहीं देना चाह रही थी। बहरहाल बात यह है कि वहां एएसपी का पर्चा खारिज हुआ, साथ ही वहां आरजेडी का पर्चा भी खारिज हुआ। अब बात तो ये साफ सीधी थी कि आरजेडी को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर देना चाहिए था, क्योंकि बसपा मोहनिया की सीट को, मैं शायद कुछ आंकड़े चेक कर रहा था, लोग बताएंगे जो मोहनिया के हैं, कि बसपा इस सीट को पहले जीत चुकी है एक बार। बसपा के प्रत्याशी इस सीट को एक बार हाथी के सिंबल पर जीत चुके हैं। ऐसे में ओम प्रकाश दीवाना, जो कि लोकप्रिय भी हैं, उनको वहां पर बड़ा समर्थन प्राप्त है और जनसमूह जुड़ रहा है उनके साथ। ऐसे में आरजेडी चाहती तो इस लड़ाई को सीधे भाजपा के साथ कर सकती थी और इस मुकाबले को तिकोनीय होने से बचा सकती थी। लेकिन अचरज की बात है, बड़ी विचित्र बात है कि जो पार्टियां सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो बसपा जैसी पार्टी जिसने सामाजिक परिवर्तन के चार चार उदाहरण दिए, सत्ता के जरिए 4 बार सरकार तो बनाई, उसमें हजारों ऐसे काम किए जो कि सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, आप किसी भी वाद की बात कर लीजिए, हर उस पॉजिटिव वाद के ऊपर बसपा ने काम किया। चाहे वो बहुजन विचारधारा की बात हो, चाहे वो समाजवाद की बात हो, जिसको समाजवादी पार्टी अलग निकाल के कहती है, लेकिन वो सब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में शामिल थे, निहित थे। लेकिन हुआ ये कि आरजेडी ने वहां के एक निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान को चुनाव मैदान में समर्थन दे दिया, और ऑफिशियल समर्थन दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊं तो शायद इसमें उन्होंने प्रत्याशी को साथ बुलाकर एक वीडियो जारी किया, तेजस्वी यादव जी ने, और उन्होंने समर्थन दे दिया। अब कमाल की बात यह है कि जो रवि पासवान हैं वो सासाराम के
पूर्व सांसद के छेदी पासवान जी के पुत्र हैं, जो कि भाजपा के टिकट पे सांसद बने थे और चुनाव वो पहले भी लड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब इसमें साफ सीधा एक समीकरण बन रहा था कि ये बसपा बनाम भाजपा था और बसपा पटक नहीं दे सकती थी। आरजेडी अगर किसी प्रकार के अलायंस में नहीं भी है बसपा के साथ, तो एक वैचारिक और सैद्धांतिक जो है वो अलगाव तो कहीं भी नहीं है, एक सी ही विचारधारा है। आजकल राजद भी जो है वो सामाजिक न्याय की बात कर रही है। हालांकि सवाल बहुत सारे और भी उठ रहे हैं कि जो आपने प्रत्याशियों का जो चयन किया है उसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी बहुत कम निकल के आई है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमको कौन सा पद मिलेगा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसमें किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि न्याय हो सके। मुस्लिम समाज की जो प्रतिशत है, जो संख्या है, वो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर उन्हें टिकट नहीं मिला है। ऐसे में वहाँ बड़े पैमाने पर दलितों का जो रुख है, खासतौर से जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ बसपा की तरफ झुकाव है। उनको पता है कि 4-4 बार की सरकारों में क्या कुछ हुआ है, इसलिए बसपा अपने पुराने परिणामों को दोहराने का प्रयास कर रही है। आपको याद रहे कि बसपा बिहार में 5% तक, माफ कीजिएगा, 5 सीटों तक जीत चुकी है। बसपा बिहार की 5 सीटें जीत चुकी है और अगर बसपा ने इस बार कुछ ऐसा प्रदर्शन दोहराया या इसको बेहतर किया तो बसपा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका आने वाले चुनावों में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहरहाल इन 2 सवालों के मुझे आप जवाब दीजिए कि एक तो सही नुमाइंदगी क्यों नहीं मिल पा रही टिकटों में, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी जितनी इसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर राजद भी टिकट नहीं दे पाई है। भाजपा की तो खैर बात ही क्या की जाए। और मोहनिया में क्या ये नहीं हो सकता था कि राजद बसपा को समर्थन दे देती? इन सब सवालों के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे 75% दर्शक नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप आते हैं यूट्यूब चैनल पे, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप हमारे पुराने दर्शक हैं, सब्सक्राइब करिए, निःशुल्क होता है। और जो हमें समर्थन देना चाहते हैं, हम 27 के लिए बड़ी कवरेज करने की योजना बना रहे हैं। नीचे एक ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो 4-5 ऑप्शन खुलेंगे। एक छोटा सा 200, 300, 400, 500 रुपए का मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन का एक ऑप्शन खुलेगा। आप डेबिट कार्ड की डिटेल भर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमें रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। कोई हमें एक महीने में 50,000 रुपए भी दे दे या 1 लाख भी दे दे, उससे बेहतर यह है कि आप 200-300 रुपए प्रति माह कुछ 100-200 लोग दो। अभी मुश्किल से 10-15 लोग ही जो हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो बड़ा आंकड़ा नहीं है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि बहुत सारा मीडिया आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और इस पूरे सामाजिक आंदोलन के ताने बाने में बहुजन मीडिया लगभग गायब सा हो गया। तो इसलिए आप अपने मीडिया को बचाए रखिए और हमें सपोर्ट करिए। बहुत शुक्रिया। मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।